नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है द पार्लियामेंट। सो व्हाट आर द टॉपिक्स और व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट आर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो उसमें से सबसे पहला है व्हाट व्हाट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संसद होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि कौन कौन से बॉडी हैं जिससे मिलकर पार्लियामेंट बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि राज्यसभा में इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, लोकसभा में इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी दैट अबाउट द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाट आर द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती हैं। और फाइनली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हर एक लोकसभा इलेक्शन के बाद अगला जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसके लिए जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना हो या फिर उसके लिए जो भी एरिया डिसाइड करना हो, ये सारे प्रोसेस किस तरह से होंगे ये वो बताता है डिलिमिटेशन का। तो ये है आज का हमारा इंडेक्स, हम इन इन मुद्दों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आपने हमेशा सुना होगा कि किसी न किसी तरह का लॉ पारित हुआ, किसी न किसी तरह का कानून बना, पॉलिसी बना, या फिर किसी न किसी तरह का अमेंडमेंट लाया गया, कोई ना कोई सुधार किया गया। आखिर ये सारे काम करता कौन है, इन सारे काम करने का जो पावर है, पावर किसके पास है। तो ये काम जो है वो करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है भैया, अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉ बनाने का शक्तियां हैं, वो लॉ बनाने की शक्तियां किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ये पार्लियामेंट किन किन मुद्दों पे, किन किन मैटर पे लॉ बना सकता है, ये बताया गया है यूनियन लिस्ट में। ओके, यूनियन लिस्ट मतलब कि यूनियन लिस्ट में दर्शाए गए किसी भी मैटर पे जो है लॉ बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो ये तो हमने देखा पार्लियामेंट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने, अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की अगर हम बात करें, तो अपने संविधान का पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पार्ट 5 के आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 के बीच जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 जो कि पार्ट 5 में मौजूद है, ये बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अपना देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। एक तो अपना क्लियर हुआ व्हाट इज द पार्लियामेंट। सेकंड देखते हैं व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्गेनाइजेशन कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अपने पार्लियामेंट के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब कि अपने पार्लियामेंट में वो कौन कौन सी बॉडी है जो मिलकर अपने पार्लियामेंट का निर्माण करती हैं। तो उसमें 3 बॉडीज होते हैं। पहला काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल एंड थर्ड प्रेसिडेंट। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि जो अपने पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, अपने पार्लियामेंट में 3 बॉडी मौजूद हैं, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट, एक है हाउस ऑफ पीपल, एक है प्रेसिडेंट। अब देखिए अपने पार्लियामेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो काउंसिल ऑफ स्टेट है और हाउस ऑफ पीपल है, इन दोनों का नाम 1954 में इन दोनों का नाम पड़ा, इसका पड़ा राज्यसभा और इसका पड़ा लोकसभा। मतलब कि 1954 में द हिंदी नेम्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा एडॉप्टेड इन 1954। ओके, नाउ अब अगर हम आगे देखें तो अपने पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट न तो लोकसभा का ही कोई मेंबर होता है, न तो राज्यसभा का ही मेंबर होता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट अपने वहां होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज। सो अब अगर हम बात करें कि अगर ये लोकसभा के भी कोई मेंबर नहीं है, राज्यसभा के भी कोई मेंबर नहीं है, तो भैया इनका काम क्या है। प्रेसिडेंट का जो रोल है,
अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई भी लॉ बने, कोई भी बिल पास हो, वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात तब तक एक लॉ, तब तक एक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसमें उस पर प्रेसिडेंट अपना एसेंट न दे दें। तो प्रेसिडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट कितने अहम भूमिका निभाते हैं अपने पॉलिटी में। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पारित हुआ कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन पाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट न दे दें। तो देखिए, यहाँ ये तो रहा अपने पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए, राज्यसभा में जो राज्यसभा का टोटल यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, वो राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 250, जिसमें से इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ में से 238 मेंबर्स कैसे होते हैं? इलेक्टेड। 238 मेंबर्स इलेक्टेड, और बचे जो 12 मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। अब देखिए, ये जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, ये नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। ये इस नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास। और ये नॉमिनेट होते कहाँ से हैं? तो ये प्रेसिडेंट उन लोगों में से, उन स्पेशल लोगों में से इनका नॉमिनेशन करता है जिनके पास आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विसेज में स्पेशल प्रैक्टिकल नॉलेज हो, स्पेशल उनके पास नॉलेज हो। उन ग्रुप में से, उन ग्रुप ऑफ पीपल में से प्रेसिडेंट क्या करता है? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अब देखिए, ये जो 238 जो मेंबर हैं जो इलेक्टेड हैं, ये इलेक्टेड कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? स्टेट से, यानी कि 238 में से स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों जगह के से रिप्रेजेंटेशन करने वाले मेंबर होते हैं। ओके, अब देखिए, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में अपने राज्यसभा का कंपोजिशन कितना है? तो प्रेजेंट में अपना जो राज्यसभा है, प्रेजेंट में उसमें जो स्ट्रेंथ है वो है 245 का। प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा 245 है, जिसमें से 233 मेंबर्स हैं इलेक्टेड, 233 इलेक्टेड मेंबर्स, और बचे जो 12 मेंबर हैं ये हैं नॉमिनेटेड। कहाँ से नॉमिनेटेड है? अभी बताया, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उन लोगों में से जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है आर्ट, साइंस, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विसेज में। अब अगर हम आगे बढ़े, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस इन द राज्यसभा? ओके, अगर हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस इन राज्यसभा, तो देखिए, अपने वहाँ इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन का प्रोसेस दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, ये डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट इलेक्शन का, तो ऐसा इलेक्शन जहाँ किसी भी देश के नागरिक या फिर उस देश का जनता डायरेक्ट उसमें भागीदार बने या डायरेक्ट उसमें इलेक्शन करे, उस इलेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शन का, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोगों के द्वारा खुद उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुने जाते हैं। लोग उस वहाँ के देश के जो जनता है, वो जनता वहाँ भागीदार इलेक्शन में नहीं बनते हैं, बल्कि लोगों के द्वारा चुने गए कुछ लोग, उन लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए ही कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे इलेक्शन करते हैं। और वो स्पेशल लोग जो वहाँ पे इलेक्शन में वोटर होते हैं, वो लोग जिनको डायरेक्ट प्रोसेस से चुना गया होता है, डायरेक्ट प्रोसेस से चुने गए ही लोग यहाँ पे वोटर होते हैं। और उन स्पेशल लोगों के समूह को क्या कह देते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, आए बात समझ में? अब यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के इलेक्शन में। अब अगर हम बात करें तो सबसे मेन पॉइंट क्या निकल के आया कि राज्यसभा के इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए, अब इसमें जो सेकंड पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। अब अगर हम आगे देखें तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। ओके, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा का मतलब कि लोकसभा में कितने लोग हैं? तो कंपोजिशन लोकसभा में जो कंपोजिशन है लोकसभा का, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 का, जिसमें से 552 में से 530 मेंबर्स और प्लस 530 मेंबर्स एंड प्लस 20 मेंबर्स, ये जो होते हैं वो
इलेक्टेड होंगे, और इलेक्टेड ये कहाँ से होंगे, 530 मेंबर स्टेट से इलेक्टेड होते हैं, और ये 20 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होते हैं। मतलब कि 552 में से 530 प्लस 20 यानी कि 550 मेंबर्स कैसे होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। और इसके बाद बचे जो 2 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करेंगे। कहाँ से करेंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करेंगे। अगर हम प्रेजेंट इसका अगर सिचुएशन देखें, प्रेजेंट अगर सिचुएशन इसका लोकसभा का, तो वर्तमान में लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 545। प्रेजेंट जो इसका स्ट्रेंथ है वो है 545 का। इस 545 के स्ट्रेंथ से 530 एंड 530 एंड प्लस 13 मेंबर्स, ये मेंबर्स हैं इलेक्टेड। और ये इलेक्टेड कहाँ से हैं, ये जो मेंबर हैं वो स्टेट से, और ये मेंबर जो हैं यूनियन टेरिटरी से। और बचे जो 2 मेंबर्स हैं ये मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन से नॉमिनेटेड। ओके, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया गया है इनको, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब अगर हम देखें इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे बढ़ते हुए, अगर लोकसभा के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन का जो मेन पॉइंट है वो इलेक्शन का, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है इलेक्शन जो यहाँ होता है वो होता है डायरेक्ट बेसिस पे, यानी कि यहाँ होता है डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन होता क्या है, इसको मैंने अभी पहले देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन में इंडियन सिटीजन, भारत के जो नागरिक हैं वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट उसमें वोट करने के एबल होते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो पहले एक ज़माने में जो वोटिंग एज हुआ करता था वोटिंग सिस्टम में, उसमें हुआ करता था 21 एज, यानी कि मिनिमम वो हर एक वो व्यक्ति वोट करने के लायक होगा जिसका मिनिमम एज 21 हो। लेकिन सन 1988 में 1988 में लाया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, द वोटिंग एज ऑफ इंडियन सिटीजन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। उस संविधान संशोधन अधिनियम में जो वोटर का जो एज है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, और इसी बेसिस पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वो हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है यहाँ पे वोट करने के एबल होता है। तो यहाँ पे जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, 18 प्लस के एज वोटर उसमें होंगे। अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में वोटिंग का जो भी लोकसभा इलेक्शन में जो इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कैसे उसमें सिस्टम फॉलो किए जाएंगे, इन सारे बातों पे जो लॉ बनाने का अधिकार है, या इन सारे बातों पर कौन निर्णय करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो इसके लिए जो पावर दिया गया है वो दिया गया है पार्लियामेंट के पास। और इसी अपने पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरीज के लिए डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 पारित किया। डायरेक्ट लिखें एक्ट ऑफ 1965। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 पारित किया गया। और उसमें क्या बताया गया कि पार्लियामेंट ने इस अधिनियम में, इस एक्ट में बताया कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, यूनियन टेरिटरीज में भी लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें कौन सा बेसिस लिया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, यहां भी अब देखिए, अगर यहाँ पार्लियामेंट चाहता तो यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन डाल सकता था कि यूनियन टेरिटरीज में इनडायरेक्ट इलेक्शन से वोटिंग किया जा सकता है। लेकिन इस अधिनियम के आने से, इस अधिनियम में उसने, सिंस पार्लियामेंट के पास इस बात का पावर है कि यूनियन टेरिटरीज में जो भी लोकसभा का चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव उसमें किस तरह से होगा, इसके बारे में लॉ बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास। तो इसी अपने लॉ बनाने के पावर का यूज करते हुए उसने डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 पारित करके ये बताया कि यूनियन टेरिटरीज में भी जो वोटिंग होगा, जो इलेक्शन होगा, वो किस बेसिस पे होगा, डायरेक्ट इलेक्शन बेसिस पे। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, अब तक हमने क्या देख लिया, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा राज्यसभा सारा देख लिया गया, उसमें इलेक्शन का प्रोसेस देख लिया गया। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है, लोकसभा में जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो इलेक्शन सिस्टम होता कैसे है, इलेक्शन में कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा में इलेक्शन सिस्टम की, तो लोकसभा में हर एक इलेक्शन के पहले वहां पे जो सीट अलॉटमेंट किया जाता है, और वो सीट अलॉटमेंट किस तरह से होता है, ईच स्टेट इज अलॉटेड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स in such a manner that the ratio between the number of seats and the number of population
द रेशियो बिटवीन, ध्यान से सुनिए, द रेशियो बिटवीन द सीट नंबर, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स इन एवरी स्टेट एंड द पॉपुलेशन विल बी सेम फॉर एवरी स्टेट। मतलब कि हर एक राज्य में कितने सीट दिए जाएंगे, हर एक राज्य का सीट की संख्या और उस राज्य का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के बीच जो रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, वो हर एक राज्य में सेम रहे। ओके, पहला तो ये किया गया। दूसरा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है कि हर एक राज्य में एक अलग अलग क्षेत्र बनाया जाएगा। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में एक लोकसभा का चुनाव होगा, फिर एक इस क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव होगा, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सदस्य चुना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। ईच स्टेट इज प्रोवाइडेड बाय द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच अ वे दैट द पॉपुलेशन ऑफ each territorial constituency and the seat allotted to it is same for throughout the state। मतलब कि the ratio between the population of each territorial constituency, हर एक territorial constituency के का जनसंख्या और उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितना सीट दिया जा रहा है, इन दोनों के बीच का अनुपात उस पूरे स्टेट में सेम रहे। आया समझ में। यहां से रहा सबसे पहले इलेक्शन सिस्टम में कि सीट अलॉटमेंट और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। अब हम यहाँ पे एकदम से सुन रहे हैं पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है, ये पॉपुलेशन किस सेंसस से लिए जाएंगे, किस सेंसस की जनगणना, कौन सा जनगणना ये डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है डिलिमिटेशन का। ओके, डिलिमिटेशन का मतलब, और ध्यान दीजिए हम अपने इस इंडेक्स के फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। डिलिमिटेशन का मतलब कि हर एक लोकसभा चुनाव के बाद, हर एक लोकसभा इलेक्शन के बाद अगले लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, किस तरह से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस सीट अलॉटमेंट में किस जनगणना वाला पॉपुलेशन का जो नंबर है वो देखा जाएगा, किस सेंसस को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जाएगा। ये इस सारे प्रोसेस को कहते हैं डिलिमिटेशन। आया समझ में। अब ये जो डिलिमिटेशन है, ये इसी सीरीज में जो अपना पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लगभग 4 बार, अब तक 4 बार उसको पारित कर चुका है। इसी सीरीज में अपना पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952, 1962, 1972 एंड रिसेंटली 2002, इतने सारे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को पारित कर चुका है अब तक। और इसमें होता क्या है कि हर एक, यहाँ पे देखिए 1952 में लाया गया, क्यों? क्योंकि 1951 में एक सेंसस हुआ था। 1962 में लाया गया, फिर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, क्यों? 1961 में एक सेंसस हुआ, फिर 1971 में एक सेंसस हुआ। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो 1972 और 2000 बीच का जो 2 गैप है, एक 1982 और एक 1992 वाला, वो वैकेंट है। आखिर क्यों? इसको अगर हम समझें तो देखिए, इस सीरीज में आया था 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम, आपको पता होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें क्या किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया कि जो भी यहाँ पे डिलिमिटेशन प्रोसेस का जो बेस है पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में 1971 वाले सेंसस को ही फिक्स कर दिया गया। कब तक के लिए? सन 2000 तक जितने भी लोकसभा इलेक्शन होंगे, यानी कि 2000 तक जितने भी लोकसभा इलेक्शन होंगे, उस लोकसभा इलेक्शन में डिलिमिटेशन के प्रोसेस में जो पॉपुलेशन की बात की जाएगी, वो पॉपुलेशन किस बेसिस पे होगा? 1971 वाले लेवल पे, 1971 वाले सेंसस पे। ओके, अब देखिए आगे इसके बाद फिर एक संशोधन आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में। और इसमें क्या किया गया कि ये जो इसको लिमिट किया गया था, इसको फिक्स किया गया था कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसीजर है, इसमें पॉपुलेशन जो है 1971 के सेंसस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, जहां कब तक के लिए किया गया था? 2000 तक। इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड 25 ईयर्स के लिए, 25 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। और ये एक्सटेंड होकर कहां तक चला गया? 2026 तक। मतलब कि अब इस अधिनियम के आने के बाद जो लोकसभा के इलेक्शन में डिलिमिटेशन
के प्रोसेस में जो यहाँ पे पॉपुलेशन को ध्यान में रखा जाएगा, ये पॉपुलेशन फिर 1971 वाले सेंसस के हिसाब से ही देखा जाएगा। कब तक? 2026। लेकिन फिर ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, फिर आ गया 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया जब हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जब पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 जब इसने पारित किया, तो वहां से आया 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2003। और इसमें क्या किया गया कि जो ये सेंसस बेसिस है, जो भी किस सेंसस वाले पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिलिमिटेशन किया जाएगा, ये हो गया फिर 2001 के बेसिस पे। यानी कि जो 2001 का जो सेंसस था, 2001 का जो सेंसस था, इसी बेसिस पे अब पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिलिमिटेशन का प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि अब हर एक लोकसभा इलेक्शन में किस स्टेट को कितने सीट अलॉट किए जाएंगे, कितने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होगा, ये सारे निर्णय किस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, यहाँ से होगा 2001 वाले सेंसस को। आया समझ में? देखिए आज हमने क्या क्या देखा अब तक। ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, फिर देखे कंपोजिशन किसका, राज्यसभा का, लोकसभा का। फिर हमने देखा राज्यसभा में इलेक्शन किस तरह के होंगे, लोकसभा में इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होता है। उसके बाद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बारीकी से समझे। उसके बाद फाइनली हमने देखा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है। इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हमने देखा किस किस समय में कौन कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाया गया, उसके थ्रू कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट में किस किस सेंसस वाले पॉपुलेशन को ध्यान में रखा गया। तो अब तक की बात आई समझ में? आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।